आज की क्लास में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ अकाउंटेंसी नाम के पर्सन से। यानी अकाउंटेंसी क्या है, क्या इस पर्सन की क्या-क्या इसकी खूबियाँ हैं, यह सब मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। हम ऐसे मानकर चलते हैं कि अकाउंटेंसी एक पर्सन का नाम है। उसकी क्या विशेषताएँ हैं, उसकी क्या खूबियाँ हैं, वो क्या करता है, उसके क्या नियम हैं, यह सब हम आज सीखने वाले हैं। किसके अंदर? अकाउंटेंसी के अंदर। अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी का मतलब होता है लेखांकन, लेखा रखना, लिखना। अब लेखांकन क्या होता है? देखिए, किसी भी प्रकार के व्यवसाय का लेखा-जोखा पूरे सिस्टम और रूल के साथ लिखित रूप में रखना अकाउंटेंसी कहलाता है। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है, वो क्या कहलाता है? वो अकाउंटेंट कहलाता है। यानी किसी भी प्रकार के बिज़नेस का, चाहे कोई भी बिज़नेस है, उसका हिसाब-किताब पूरे सिस्टम और रूल के साथ लिखित रूप में रखना, याद करके नहीं, कैसे रखना? लिखित रूप में रखना। देखो, क्योंकि हम याद करके हिसाब-किताब को कब तक रख सकते हैं? ह्यूमन बीइंग अपने माइंड में कितना स्टोर कर सकता है? देखिए, एक दिन में कई सारी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। अब एक दिन का हम याद रख लेंगे, तो अगले दिन का, फिर उससे अगले दिन का, क्या हम 1 साल का याद रख कर के हम बता सकते हैं? याद रख सकते हैं हम 1 साल का अपने दिमाग में सभी ट्रांज़ैक्शंस को, सभी एक्सपेंसेस को, सभी खर्चों को? नहीं रख सकते। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें उनको लिखित रूप में रखना पड़ेगा। इस लिखित रूप में रखना ही क्या कहलाता है? अकाउंटेंसी कहलाता है। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है, वो क्या कहलाता है? वो अकाउंटेंट कहलाता है। अब देखिए, मुझे रमन से 50,000 रुपए प्राप्त हुए। अब ये बात मुझे क्या करना है? लिखना है अपनी बुक्स के अंदर। तो मैं अपनी बुक्स के अंदर कैसे लिखूँगा कि मुझे रमन से 50,000 रुपए प्राप्त हुए। क्या मैं इस प्रकार हिसाब-किताब रखूँ? अपनी बुक्स में इस प्रकार से हिसाब-किताब रखूँ? भई, मेरी एक ट्रांज़ैक्शन नहीं है, बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस हैं। मैं इस प्रकार से अपनी बुक्स के अंदर हिसाब को मेंटेन करूँगा तो क्या होगा? तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और क्या मैं इस प्रकार से हिसाब-किताब को रखूँगा तो सामने वाला पर्सन, हमारी गवर्नमेंट, क्या उस हिसाब पर विश्वास करेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। हम जो सीखने वाले हैं इस प्रकार का हिसाब, तो आप देखिए, पढ़े-लिखे हैं, आप खुद भी रख सकते हैं। तो आप हमारे पास क्यों आए हैं? आप हमारे पास जो आए हुए हैं, वो डबल एंट्री को सीखने के लिए आए हुए हैं। दोहरा लेखा प्रणाली को सीखने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली को, डबल एंट्री सिस्टम को लिखने के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम को लिखने के लिए हमें सीखना पड़ता है। बगैर सीखे हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर सकते। दोहरा लेखा प्रणाली यह क्या होती है कि जैसे इसमें हमें प्रूफ करना पड़ता है। क्या? एक चीज़ आ रही है तो दूसरी चीज़ हमारे पास से जानी चाहिए। रमन से मुझे 50,000 रुपए प्राप्त हुए। किस बात के हुए? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ ना कुछ रमन को सेल किया है। उसके बदले मुझे ये प्राप्त हुआ। तो इसकी एंट्री क्या होगी? रमन से मुझे 50,000 रुपए प्राप्त हुए। तो इसकी मैं एंट्री कैसे करूँगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रमन। कैश अकाउंट डेबिट टू रमन, ये एंट्री होगी। अब आप कहते हैं कि सर जी, कैश को डेबिट क्यों किया गया? रमन को क्रेडिट क्यों किया गया? ये हमें तो पता ही नहीं है जी। तो
इनके नियम हैं। इन नियम्स को हम आगे आपको सिखाएंगे कि क्यों डेबिट किया जाता है, क्यों क्रेडिट किया जाता है। यह हम धीरे धीरे इन चीजों को सीखेंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज क्या है कि रमन से मुझे 50,000 रुपए प्राप्त हुए। ये क्या है? ये सिंपल लैंग्वेज है। अब सिंपल लैंग्वेज से इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में तराशने की कला को ही अकाउंटेंसी कहते हैं। क्योंकि ये हमारा हिसाब किताब सिर्फ हम तक ही सीमित ना रह करके हमारे वायर को भी जाना है। जो यदि हम क्या करते हैं, हम मान लो माल जो है वो फॉरेन में सेल कर रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी जो हमारा वायर है वो हमारी बैलेंस शीट मांग लेगा। तो वो हमारे अकाउंट्स को चेक करेगा, वो देखेगा कि मैं जिस कंपनी से जुड़ रहा हूं, क्या वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या वो जो पेमेंट है जो मैं इसको दे रहा हूं वो लौटाने योग्य भी है या नहीं है। इसी प्रकार जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें कहेगी कि आप अपने हिसाब को हमें दे दीजिए। ठीक है ना? किस लिए? क्योंकि हमें लास्ट में अपना जीएसटी पे नहीं करना, भाई टैक्स पे करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें अपने अकाउंट्स को अपनी गवर्नमेंट को भी दिखाना पड़ेगा, वो हमारी गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे। और और यदि हम बैंक से लोन लेते हैं, जो बैंक है वो भी हमारी बैलेंस शीट को मांगेगा। यदि हम स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहां पर भी हमें बैलेंस शीट देनी पड़ेगी। जो हमारे कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी हमारी बुक्स को देखना चाहेंगे। इसलिए हमने अपनी बुक्स को इस प्रकार से तैयार करना है कि वो बिल्कुल साफ सुथरी हो और प्रॉपर उसके अंदर प्रॉपर तरीके से वो मैनेज हो, वेल मैनेज हो, और जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कंप्लीट प्राप्त। आप इसको यहीं पर वीडियो को पॉज करके आप इसे अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो अकाउंटेंसी का काम है वो दो प्रकार से किया जाता है। कैसे? एक काम होता है मैनुअल अकाउंटिंग का और दूसरा होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का। जो मैनुअल अकाउंटिंग का काम है वो पहले किया जाता था, अब सारा का सारा काम जो है वो कंप्यूटराइज हो गया है। 95% जो है वो कंप्यूटराइज हो गया है। सिर्फ 5% ऐसी कंपनीज हैं जो मैनुअल अकाउंट्स रखती हैं, सिर्फ 5%। आपका मैनुअल जो है वो बेस है अकाउंटिंग के लिए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए मैनुअल जो है वो बेस है। जब तक हमें मैनुअल नहीं आएगा तब तक आप कंप्यूटर पे काम करना नहीं सीख सकते। देखिए, एक बेस है, जैसे कि आपको एक टैली नाम का एक भवन बनाना है, ठीक है? और उसकी नींव जो है वो मैनुअल अकाउंटिंग का काम करेगी। जो मैनुअल अकाउंटिंग क्या है, वो नींव का काम करेगी। जब आप देखेंगे तो आपको बाहर से वो एक टैली नाम का भवन दिखाई देगा, वो नींव नहीं दिखाई देगी। लेकिन वो जो टैली जो टिका हुआ है वो सारा का सारा किसके ऊपर टिका हुआ है, वो आपका मैनुअल अकाउंटिंग के ऊपर ही टिका हुआ है। इसलिए हमें मैनुअल अकाउंटिंग को बड़े ध्यानपूर्वक और बिल्कुल ही प्रैक्टिकली सीखना है, ताकि जब हम कंप्यूटर पर काम करें हमें बिल्कुल भी परेशानी ना आए। जब आप कंपनी के अंदर काम करेंगे तो आप कंप्यूटर पर ही करेंगे, मैनुअल आपका यूज में बहुत ही कम आने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैनुअल अकाउंट्स का काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। इसमें सबसे पहला स्टेप जो क्या होता है, बिल बुक। बिल बुक जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक हमारे होते हैं परचेज बिल और दूसरे होते हैं हमारे सेल बिल। वाउचर पैड, वाउचर पैड क्या होते हैं भाई? किसी खर्चे की जानकारी हम अपने अकाउंटेंट को लिखित रूप में देते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वाउचर पैड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने रेंट दिया,
ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वाउचर बनाना पड़ेगा। अब रेंट, जो ऑफिस रेंट है उसके लिए कोई बिल थोड़ी ना मिलेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाउचर बनाना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने वाटर एक्सपेंस दिया, पानी का बिल दिया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वाउचर डालना पड़ेगा। हमने सैलरी दी, उसके लिए हमें वाउचर डालना पड़ेगा। तो इन सभी के लिए, इन सभी खर्चों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें खुद से वाउचर हमें बना करके हमें रखने पड़ते हैं। यानी ये हमें लिखित रूप में अपने अकाउंटेंट को बताना पड़ता है कि मैंने रेंट के इतनी पेमेंट की है, मैंने वाटर बिल की इतनी पेमेंट की है। तो वो हमें क्या करना है, हमें लिखित रूप में अपने अकाउंटेंट को किसी खर्चे की जानकारी लिखित रूप में अपने अकाउंटेंट को देने के लिए हम वाउचर पैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, पेमेंट स्लिप। भाई किसी पार्टी से हमें क्या हुआ, पेमेंट प्राप्त हुआ। अब वो जानकारी मुझे क्या करनी है, अपने अकाउंटेंट को देनी है। भाई उस समय अकाउंटेंट अवेलेबल नहीं था। देखिए सपोज आप क्या है, आप एक अकाउंटेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो पेमेंट मैंने की है उसकी जानकारी मुझे आपको देनी है, ठीक है। अब उसकी जानकारी मैं आपको कैसे दूं, सपोज आप उस समय अवेलेबल नहीं, और वो पार्टी, एक पार्टी आई, मैंने क्या किया, मैंने मैसेज गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड आया, उसके मेरे को 50,000 रुपए देने थे। उस समय जो आप थे, आप अकाउंटेंट है, तो आप अवेलेबल नहीं थे। तो जब आप आए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पीछे से मैंने किसी को पेमेंट किया है, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए आपको लिखित रूप में बताना पड़ेगा कि मैंने उस पार्टी का, मैसेज गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड का 50,000 रुपया पेमेंट किया है। तो वो मैं लिखित रूप में जो आपको, अपने अकाउंटेंट को जो जानकारी दे रहा हूं, वो क्या कहलाएगा, उसके लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा, उसके लिए मैं पेमेंट स्लिप का प्रयोग। रिसिप्ट स्लिप क्या होती है, अब किसी पार्टी से मुझे पैसा रिसीव हुआ, अब उसकी जानकारी मुझे आपको देनी है, अपने अकाउंटेंट को देनी है, तो उसके लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा, उसके लिए मैं रिसिप्ट स्लिप का प्रयोग। आ रही है बात आपको समझ, ये बात आप अपनी नोटबुक के अंदर साथ साथ राइट डाउन करें, ये मेरे को बार बार ना कहना पड़े। आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठें, जो चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, वो सारी की सारी आपकी नोटबुक के अंदर नोट होनी चाहिए। आपको बहुत बहुत अच्छा समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स। बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, जैसे बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए जो हम स्लिप यूज करते हैं, पैसा निकलवाने के लिए बैंक से जो हम स्लिप यूज करते हैं, ठीक है ना, जो हम चेक का प्रयोग करते हैं, जो हम कोई एनईएफटी कराने के लिए हम जिस डॉक्यूमेंट का प्रयोग करते हैं, आरटीजीएस प्रयोग कराने के लिए हम डॉक्यूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारे हमारे बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हमारा होता है नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमारे पास कैश बुक। कैश बुक के अंदर हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं दिन की, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लेजर क्रिएट करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, लेजर। अब देखिए, आपने कैश बुक के अंदर सभी अकाउंट्स को डेट वाइज, आपने सभी को डेट वाइज लिखा हुआ है। अब मैं किसी पार्टी का ये पूछता हूं कि भाई आपने उस पार्टी के, मैंने कहा भाई ऐसा है, मुझे, मैं सिर्फ एसके ट्रेडिंग कंपनी का कितना पैसा देना है। आपने कहा सर, आपको ना आपने एक पेज पलट करके देखा, कुछ नहीं है। दूसरा पेज देखा, सर पता नहीं चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि आपने डेट वाइज कैश बुक में तो मैनेज किया है, पर अभी तक हमने कहीं पर उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड, इसका एक प्रॉपर खाता नहीं बनाया।
वो हम खाता किस में बनाएंगे? वो हम खाता लेजर के अंदर बनाएंगे। लेजर में क्या होता है? लेजर के अंदर एक प्लेस पर एक एक खाते का पूरा डिटेल होता है। लेजर में कभी हम एक नाम से दो खाते क्रिएट नहीं करते, एक ही पार्टी के दो खाते क्रिएट नहीं करते। एक नाम से इन द सेंस कि अगर मान लो एक नाम के दो व्यक्ति हैं तो हम क्या करेंगे, हम उस नाम के आगे कोई ना कोई पहचान रखेंगे, या तो उसका हम एड्रेस डाल करके बात कर लेंगे, ठीक है ना, या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम उसका लास्ट नेम डाल लेंगे अगर एक नाम की कंपनीज हैं तो। अदरवाइज हम एक कंपनी के दो बार खाते लेजर के अंदर नहीं खोलते, क्योंकि देखिए अगर मान लो किसी कोई पेमेंट करनी पड़ जाए तो आप किस वाले की पेमेंट लेंगे? अगर आपने दो बार ओपन कर रखा है तो आप एक की ले लोगे, एक की आप नहीं लोगे, एक रह जाएगा आपका गलती से, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हमें लॉस हो जाएगा। अगर हमने दो जगह अकाउंट खोल रखे होंगे, गलती से मान लो आपने एक पार्टी के दो जगह अकाउंट खोल रखे, मेरे को एक बार मैंने माल सेल किया तो उसका एक जगह अकाउंट खोल दिया, और जब दूसरी बार मैंने माल बेचा तो उसका दूसरी जगह अकाउंट खोल दिया लेजर के अंदर, ठीक है। जब मैं उससे पेमेंट लेने लगा, वो कहते कितनी पेमेंट, मैंने एक जगह देखी भाई, मैंने कहा भाई आपने ना 60,000 रुपया देना है जी, बस 60,000 ले लिए। एक मेरी जो दूसरी जगह जो दोबारा मैंने सेल किया था भाई 40,000 रुपए का, वो मेरा दूसरी जगह खाता वो रह ही गया, उससे क्या होगा, उससे लॉस हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमें एक पार्टी के दो जगह लेजर के अंदर खाते नहीं खोलने, यह बात हमें अपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी है। ये जो मैंने 3-4 मिनट इस लेजर को दिए हैं, वो इस बात को दिए हैं ताकि आप यहीं पर यह बात समझ जाएं कि हमें लेजर जो आगे बनाने हैं वो किस प्रकार से बनाने हैं। लेजर में होता क्या है, लेजर में अकाउंट्स खुलता है, एक खाता खोला जाता है, एक खर्चे से रिलेटेड, एक एक्सपेंस से रिलेटेड, तो एक जगह हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं। यही वो चीज है जिससे हम ये बता पाएंगे कि मुझे किस पार्टी से कितना पैसा लेना है और किस पार्टी से मुझे कितना पैसा देना है, मेरी टोटल परचेज कितनी है, मेरी टोटल सेल कितनी है, मेरा टोटल सैलरी पे कितना खर्च हुआ है पूरे साल का। कैश बुक के अंदर क्या है आपका, मंथ वाइज तो रिकॉर्ड है, पर आपने कहीं पर उसमें टोटल कैश बुक के अंदर नहीं किया गया, वो हम कहाँ करते हैं, वो हम लेजर में करते हैं। आगे देखेंगे। अब जो हमने काम किया है, क्या वो ठीक है? भाई मैंने आपसे पूछा कि मैं सर्स गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड के मैंने कितने पैसे देने हैं, आपने अपने लेजर को चेक किया, आप कहते हो सर आपने ना 5 लाख रुपया देना है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने क्या किया, मैंने 5 लाख रुपए का चेक गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। 3-4 दिनों के बाद वहां से हमें कॉल आ गया, कहते सर जी आपने तो हमें ना 50,000 रुपए देने थे। मैंने आपको कहा, मैंने कहा भाई ये क्या करवा दिया आपने, आपने कहा सर जी गलती ना गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा लगी होगी। मैंने कहा एक जीरो की बात नहीं है, ये 4.5 लाख रुपए का नुकसान होते होते बच गया। आपने कहा सर हुआ तो नहीं। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं हो जाए? आपने कहा सर देखिए हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से ये गलती मैं नहीं करूंगा। मैंने आपसे कहा, मैंने कहा भाई आप ऐसा क्या करेंगे कि आगे से गलत नहीं होगा? कहते सर मैं आपको बताने से पहले मैं अपने बैलेंसों का ट्रायल लूंगा, मैं चेक करूंगा कि भाई जो मैं आपको बता रहा हूं क्या मैं ठीक बता रहा हूं। यानी अपने द्वारा किए गए काम में गलती को पकड़ने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जो हमने काम किया है क्या वो ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस वो चीज है जिसमें हमें ये पता चलता है, हमें अपनी गलती का पता चलता है कि जो हमने पीछे जो कैश बुक तैयार की है, जो हमने लेजर बनाए हैं, उनके बैलेंस जो हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। वो कैसे हम चेक करते हैं, वो हम ट्रायल बैलेंस से चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस में
जो लेजर के जो बैलेंस होते हैं, जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड का बैलेंस हम क्रेडिट साइड लिखते हैं और दोनों का टोटल करते हैं। कैश इन हैंड को हम डेबिट साइड में ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम यह मानकर चलते हैं कि जो हमने काम किया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी आप ट्रायल बैलेंस पे ध्यान ना दें, आप ऐसे समझे कि ट्रायल बैलेंस वो चीज है जिससे हमने जो काम किया है उसमें अपनी गलती का पता चलता है कि जो हमने काम किया है वो ठीक किया है या गलत है। नेक्स्ट होता है हमारे पास फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में हमारे पास 3 अकाउंट आते हैं। एक हमारे पास आता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस और एक आती है हमारी बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? देखो, फाइनल अकाउंट, अब मान लो किसी को हमें क्या करना है, हमने अपनी बुक्स दिखानी है। अभी मैंने आपको अकाउंटेंसी जब बताते हुए मैंने आपको बताया था कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट भी चेक करेगी, हैं? हमारा जो वायर होगा वो भी हमारी बुक्स चेक करेगा और जो हमारा बैंक है वो भी हमारी बुक्स चेक करेगा और जिन्होंने हमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर होल्डर्स, वो भी हमारे अकाउंट्स चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या हम सभी के आगे अपनी बुक्स को ले जा करके रखेंगे कि भाई आप हमारी ये लो, ये हमारी बुक्स सारी चेक कर लो? वो सभी ट्रांजैक्शन को, सभी बुक्स को चेक करना व्यक्ति के लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि मैं आपके सभी खाते चेक नहीं कर सकता, आप तो मुझे सिंपल मुझे फाइनल बता दो, सीधी बात करो, हाँ फाइनल बता दो मुझे, टोटल टोटल बता दो। ठीक है, जब तो आप, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम उनका फाइनल अकाउंट बनाते हैं भाई, साल के अंत में उनका एक फाइनल निचोड़, भाई असल में जो हमने सारा साल काम किया है, जो सारा साल हमने मेहनत की है, जो बिजनेस का असल में जो निचोड़ निकल के आया है कि मैंने एक साल में टोटल इतना पैसा कमाया है, इतना मेरा प्रॉफिट है, इतना मेरा लेन देन बच गया। तो गवर्नमेंट यही मांगती है कि भाई मुझे ना आप एक सिंपल बना करके मुझे 2 पेज बना करके दे दीजिए, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेन बात क्या है, आप मुझे टैक्स जो है वो कितना देंगे। क्लियर है? उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फाइनल अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब ये फाइनल अकाउंट, यह एक जो कंपनी का ओनर होता है वो भी जानना चाहता है, क्योंकि वो भी तो हमारे साथ लगा हुआ है ना, वो भी तो ये चाहता है ना कि जो कंपनी है उसके अंदर मुझे ये पता चले कि कितना मैंने एक साल में, जो मैं पिछले एक साल से अपना ये कंपनी संभाल रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें मैंने टोटल कितना पैसा कमाया है, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, मेरी लेन-देन क्या बची है, वो एक ओनर भी तो देखना चाहता है ना। ठीक है? तो एक ओनर अपने लिए ये फाइनल अकाउंट बनवाता है, गवर्नमेंट के लिए बनवाता है, किसी शेयर होल्डर्स के लिए ये फाइनल अकाउंट होते हैं, बैंक के लिए बैलेंस शीट होती है। ठीक है? तो ये किस प्रकार से होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये किस प्रकार से बनते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन-कौन सा? एक होता है ट्रेडिंग का अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस और एक होती है हमारी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में हम यह देखते हैं कि हमने टोटल कितना पैसा कमाया, यानी अपनी कमाई को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस से हमें ये पता चलता है कि जो हमने कमाया है उनमें से हम अपने खर्चों को माइनस कर दें तो मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बैलेंस शीट से हमें यह पता चलता है कि हमारी जो लेन, एक हमारी जो देनदारी है और जो हमारी लेनदारी है, यानी टोटल हमारी असेट्स और टोटल हमारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, देनदारी, और असेट्स का मतलब होता है कि जो बिजनेस की जो पोजीशन है, यानी किस पोजीशन पर है। असेट्स का मतलब होता है जिस पर कंपनी का स्वामित्व होता है, वो क्या कहलाती है, वो हमारे बिजनेस की असेट्स कहलाती है।
ठीक है ना। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट हमसे ये 3 सवाल पूछती है। कौन से? कि 31 मार्च को साल के अंत में सरकार हमसे ये 3 क्वेश्चन पूछती है कि क्या कमाया? आपने टोटल क्या कमाया मुझे ये बता दीजिए। क्या बचाया? भाई नेट प्रॉफिट क्या है? और लेन-देन क्या बची है? भाई बैलेंस शीट क्या है हमारी? तो क्या कमाया? उसके लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, इसकी 2 साइडें होती हैं। एक साइड होती है हमारी सेल साइड और एक होती है हमारी परचेज साइड। हमने क्या किया? हमने एक प्रोडक्ट परचेज किया, कितने का? 5 लाख का। भाई 5 लाख का हमने एक सामान परचेज किया और उसको सेल कर दिया 7.5 लाख रुपए। परचेज कितना किया था? 5 लाख का। बेचा कितना? 7.5 में। टोटल हमने कितना कमाया? टोटल कमाया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल सेल के अंदर से आप माइनस कर दो टोटल परचेज। तो क्या निकल के आ जाएगा? तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, मतलब हमारी कमाई निकल के आ जाएगी। टोटल हमारी सेल कितनी है? 7.5 लाख रुपया। टोटल हमारी परचेज कितनी है? 5 लाख। तो 7.5 लाख के अंदर से 5 लाख माइनस कर देंगे तो हमने कितना कमाया? 2,50,000 रुपया हमने कमाया है। क्लियर है? यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ट्रेडिंग अकाउंट का एक बेसिक सा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इसको समझ लें। आगे हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो अभी क्या था भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने 2,50,000 रुपए कमाए हैं। आप कमाए हैं, क्या वो प्रॉफिट है? नहीं, वो प्रॉफिट नहीं है। क्यों प्रॉफिट नहीं है? क्योंकि जो 2,50,000 रुपए कमाए हैं तो उसके लिए हमारे कुछ खर्चे भी तो हुए होंगे। खर्चे तो अभी माइनस ही नहीं करे। तो उन खर्चों को माइनस करने के बाद जो अपने पास आएगा वो प्रॉफिट है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें भी हमारे पास ये 2 साइडें होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ हानि खाता। एक हमारी होती है इनकम साइड और एक होती है हमारा एक्सपेंस साइड। हमारी टोटल जो कमाई है यानी ग्रोस प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं। जीपी मतलब ग्रोस प्रॉफिट। 2,50,000 रुपए क्या है? ये हमारी इनकम है, इसलिए हमने इसको क्या किया? इनकम साइड लिख दिया। अब हमें कमीशन मिल गई, कमीशन प्राप्त हो गई हमें कितनी? 3,500 रुपए। कमीशन किस बात की? कि हमने क्या किया? हमने भाई एक माल जो था, एक हमने प्लॉट था उसको सेल करवा दिया। उसके बदले हमें वहां से कुछ कमीशन प्राप्त हो, तो वो अपनी क्या है? इनकम है। इनकम है तो आप उसको क्या करो? ऐड कर लो। ठीक है। या आप इसको ऐसे समझ लें कि आपने एक प्रोडक्ट को सेल किया, उस सैलरी के बदले आपको एक कमीशन मिला। ठीक है ना। तो वो अपनी क्या है? इनकम है। इनकम है तो क्या कर लो? उसको ऐड कर लो। इंटरेस्ट मिला, हमने भाई बैंक में पैसे जमा करवाए हुए थे तो उसके ऊपर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, तो अपनी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, मतलब अपनी इनकम है। इनकम है तो इसको हम ऐड कर लेंगे। और क्या हुआ? डिस्काउंट मिल गया हमें। भाई 4,500 रुपया हमें डिस्काउंट मिल गया। क्या है? डिस्काउंट मिला है हमें, तो अपनी क्या है? इनकम है। इनकम है तो क्या है? अपनी इनकम के अंदर इसको ऐड कर लो। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 2,50,000 रुपया। अब टोटल हमारी इनकम है 2,50,000 रुपए। इस इनकम को कमाने के लिए हमने एक रेंट पे एक ऑफिस लिया हुआ था, एक फैक्ट्री ले रखी थी जिसका 25,000 रुपया हमने किराया भरा। तो वो क्या करें? वो हम माइनस कर लें। और सैलरी हमने जो हमने एम्प्लॉय लगाए थे उनको हमने 85,000 रुपया सैलरी का दिया, तो सैलरी का 85,000 रुपया वो ऐड कर ले। और इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने 12,000 रुपए का हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। टेलीफोन का 5,000 रुपए का हमने बिल पे किया। पेट्रोल का हमने 6500 रुपए दिया। तो टोटल हमने 1,33,500 रुपया हमने खर्चा कर दिया। कितना कमाने के लिए? 2,60,000 रुपया कमाने के लिए। तो टोटल इनकम के अंदर से
हम माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंस को, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, हमारी बचत आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम 2,60,000 के अंदर से माइनस कर देंगे 1,33,500 रुपए। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई ये जो मैंने अमाउंट लिखी है वो कैसे लिखी है, ये हमारे बिजनेस की हमने ऐसे मानकर चला कि हमने रेंट इतना दिया है, सैलरी इतनी दी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना दिया है। यह हमने एक जो वैल्यू है वो मान करके आपको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया जाए कि हमारी ये हमारी इनकम हुई, तो ये टोटल हमारी इनकम ये हो गई, इतना इतना हमारा खर्चा हुआ। तो इनकम के अंदर से जब हम खर्चे माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है 1,26,500 रुपया। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी बचत हो गई, ये हमारा नेट प्रॉफिट आया। यहाँ पर भी आप वीडियो को एक बार पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, या आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ें। बहुत ही अच्छे प्रकार से इसको समझें, आप एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझें, उसके बाद आगे बढ़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर देखिए कुछ हमारी देनदारी होती है और कुछ हमें लेना भी है। कुछ पैसा अभी हमारा मार्केट से हमें लेना है और कुछ अभी हमें पैसा पेमेंट भी करना है, मार्केट में हमारी देनदारी भी खड़ी है। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, स्थिति विवरण। एक साइड होता है हमारा लाइबिलिटीज मतलब दायित्व साइड, और एक होती है हमारी असेट साइड। हमने क्या किया, हमने बैंक से लोन ले लिया 2,50,000 रुपए। बैंक से लोन लिया हुआ था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 2,50,000 रुपया हमें अभी देना है। ये हमारा दायित्व है, देनदारी है। ठीक है, क्रेडिटर्स हैं हमारे कितने के, 4.5 लाख रुपए के। लेनदार खड़े हैं, लेनदार कैसे कि भाई हमने क्या किया, हमने इन पार्टियों से उधार में माल परचेज किया। जब हम किसी पार्टी से उधार में माल खरीदते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने उधार में माल खरीदा तो हमें उसको पैसा देना पड़ेगा। जिनसे हमने, जिन पार्टियों से, जिन कंपनियों से, जिन संस्थाओं से हमने उधार में माल परचेज किया हुआ, तो जो सामने वाली पार्टियां होती हैं वो हमारे लिए क्या होती हैं, वो हमारी क्रेडिटर्स होती हैं, लेनदार होती हैं। तो 4.5 लाख रुपए का हमने सामान परचेज किया है। बिल्स पेबल हमारे 80,000 रुपए के ऐसे बिल्स खड़े हैं खर्चों के, जो अभी जिनकी पेमेंट हमने देनी है। टेलीफोन का 5,000 रुपया देना है। कैपिटल का हमारा टोटल 12 लाख रुपया देना है। किसको देना है ये कैपिटल का, आप कहते हैं भी किसको देना है, बिजनेस की लाइबिलिटी तो है ना, किसके प्रति, ओनर के प्रति। क्यों, क्योंकि ये पैसा किसने दिया है, कैपिटल का पैसा किसने दिया है, ओनर ने दिया है। आप कहते हो सर अपना ही तो है, अपना नहीं है जी, क्योंकि कंपनी अलग है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। ये पैसा किसने दिया है, ओनर ने दिया है कैपिटल के रूप में। तो बिजनेस की लाइबिलिटी है कि उसको, उस ओनर को ये पैसा वापस देना है, इसलिए ये कैपिटल लाइबिलिटी साइड खड़ी। तो ये टोटल अपनी लाइबिलिटी कितनी होगी, 19,85,000 रुपया। इसी प्रकार हमारे पास असेट्स, जो कैश हमारे पास टोटल कितना है, 60,000 रुपए का। डेटर्स हमारे पास देनदार हैं 3,42,000 रुपया, यानी जिनको हमने उधार में माल सेल किया हुआ है, कितने का, 3,42,000 रुपए का। आईसीआईसीआई बैंक 1,25,000 रुपया हमारा बैंक में पड़ा हुआ है। व्हीकल्स हमारे 5,35,000 रुपए के हैं। बिल्डिंग हमारी 7 लाख रुपए की है। फर्नीचर हमारा 65,000 का है और मशीनरी हमारी 1,58,000, और इसका यहाँ टोटल आ गया 19,85,000। तो यह है बैलेंस शीट क्या होती है। देखिए भाई, हम जो काम कर रहे हैं साल के अंत में 31 मार्च को,
क्या करना पड़ता है, हम अपने फाइनल अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब 31 मार्च को ऐसा तो नहीं होता कि हम सभी पार्टियों का पेमेंट दे दें और सभी पार्टियों से पैसे ले लें। कुछ हमारे पास स्टॉक बचा हुआ रह जाता है, कुछ हमारे पास हमारी असेट्स भी है, तो ये उन सभी का बैलेंस ही हमने यहाँ पर लिखा है। कुछ हमारी देनदारी रहती है, कुछ हमारा कैश पड़ा हुआ है, कुछ हमारा बैंक में है। ये वो सारे बैलेंसेस को हमने एक शीट के ऊपर राइट डाउन कर दिया, जिनसे जिनका हमें देना है और हमने जिनसे लेना है, उनका हमने एक शीट के ऊपर राइट डाउन कर दिया, जिस शीट का नाम क्या बन गया, बैलेंस शीट। उन सभी बैलेंसेस को हमने एक शीट के ऊपर राइट डाउन कर दिया, वो क्या कहलाएंगे, वो हमारी बैलेंस शीट कहलाएंगे। आपने यहाँ तक इसको बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यहाँ पर आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक अच्छे से इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देख करके चलें। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप जितना मैंने बताया है, इसे आप अच्छी प्रकार से अपने नोट्स बना करके चलें।